तो ऋग्वेद के समय से भारत में ध्वजों का विकास रहा। भारत के थॉट ने, भारतीय फिलॉसफी ने वोल्टेयर पैदा किया यूरोप में। बहुत से स्कॉलर्स हैं जो इंडिया आए, भारत आए, अलग अलग रीजन से आए, अलग अलग धर्म से, और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गए, यहाँ से बहुत कुछ ले कर गए। यहाँ से आयुर्वेद सीख कर गया, और जब वो गया तो उसने हजरत पैगंबर साहब की जो पत्नी थी आयशा, उसका इलाज किया। उनमें ये बातें हैं, तो जो बातें सऊदी अरेबिया में या कि दुबई में, मिडिल ईस्ट में बताई जा सकती हैं, उन बातों को हम भारत में हमें बताना चाहिए। किस बात का हम इंतजार कर रहे हैं? पाकिस्तानी चाहे वो कितना भी कट्टर बने, यदि वो अरब जाते हैं तो अब तो महामंदिर भी बन गया है, तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जो भारतीय को मिलता है। तो विश्व में सबसे पहले सैलरी सिस्टम का विकास जहाँ हुआ वो अयोध्या है। राम मंदिर में हाल ही में ध्वजारोहण ने न सिर्फ धार्मिक जगत बल्कि पूरे देश में चर्चा का एक नया दौर शुरू कर दिया है। आप और हम देखें तो एक धार्मिक आयोजन नजर आता है या फिर पूजा, लेकिन अगर इंडोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो इसके गहरे प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक संदेश हैं। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए ललित मिश्रा जी हैं इंडिया टीवी स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल, इंडोलॉजिस्ट की नज़र से अगर देखें तो ध्वजारोहण की क्या मान्यताएं हैं? ये प्रथा क्योंकि बहुत पुरानी है तो इसकी क्या पूरी इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है इसके कई आयाम हैं। सांस्कृतिक आयाम है, वैज्ञानिक आयाम है, ऐतिहासिक आयाम है, और इस समस्त आयामों को यदि हम एक साथ पिरो दें तो फिर अयोध्या में जो श्री राम भगवान का मंदिर नवनिर्मित हुआ है और जब उसका ध्वजारोहण हुआ है तो सब चीज़ें मिलकर एक भक्ति का, प्रेरणा का, ऐतिहासिक जो हमारी जो युद्ध हुए, जो संघर्ष है, इन सब का पटाक्षेप हो जाता है और आगे आने वाले भविष्य के भारत में सनातन की भूमिका का नया युग प्रारंभ होता है। तो ये एक नवोन्मेष है, नए युग की स्थापना का समय है। अगर हम धर्म की बात करें, अगर हम परंपराओं की बात करें तो परंपराएं बहुत पुरानी होती हैं, बहुत सालों दर सालों, आप कहें तो सदियों पुरानी होती है। ध्वजारोहण की परंपरा कितनी पुरानी है? देखिए, ध्वजारोहण के जो संदर्भ हमें ऋग्वेद से ही मिलने प्राप्त हो जाते हैं। ऋग्वेद में कई जगह पर इस तरह का उल्लेख मिलता है कि युद्ध के दौरान एक राजा दूसरे राजा की सेना पर जो आक्रमण होते थे, युद्ध होते थे, उनकी ध्वजा को काट दिया करते थे। तो ऋग्वेद के समय से भारत में ध्वजों का विकास रहा, क्योंकि ये संप्रभुता का प्रतीक है। ध्वज हमारी जो किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की जो शक्ति होती है, तो उस शक्ति का वैभव है ध्वज, इसलिए ध्वजों पर आक्रमण किया जाता था। तो उस समय से हुआ। किंतु एक बात कहना चाहूँगा मैं कि विश्व के इतिहास में ध्वजों का जो स्थान है उस पर मुझे 2015 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था। तो दुर्भाग्य से जो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फ्लैग्स है उसमें भारत का स्थान बहुत निचले क्रम पर रखा गया है, जबकि हमारी संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद के समय से ध्वज जो है हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब विश्व इतिहास की बात आती है तो हमारे यहाँ ध्वजों के विकास का क्रम अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद सामने आता है। यहाँ तक कि चाइनीज़ एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये सब भारत के ध्वजों के ऊपर क्रम में अपना स्थान रखते हैं। तो ये बात मुझे कभी स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि जो भारत का जो इतिहास है और इतिहास के पहले की प्री हिस्ट्री है, तो दोनों से मैं परिचित था। तो जब अयोध्या के ध्वज की बात आई तो मुझे लगा, जब मेवाड़ की रामायण में मैंने पहली बार देखा हमारे प्राचीन त्रेता के ध्वज को, तो मुझे लगा कि शायद अब इतिहास में परिवर्तन का भी समय है, और इसलिए फिर संपूर्ण समर्पण के साथ उस नए ध्वज में अंकित कोविदार का वृक्ष और उस वृक्ष की पहचान, ध्वज की स्थापना में जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी, सब चीज़ों पर मैंने समर्पित होकर के कार्य किया। आपने अभी कोविदार वृक्ष की बात करी। ध्वज पर काफ़ी सारे चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि ओम का प्रतीक बना हुआ, उसी के साथ एक वृक्ष भी है। उस वृक्ष की क्या महत्वता है? वो कोविदार वृक्ष क्या है? क्योंकि मैंने सुना है आपने उस पर काफ़ी रिसर्च की है, आप काफ़ी कुछ जानते हैं। देखिए, रिसर्च तो चूँकि संयोग बस ये काम मुझे मिला, तो उसकी स्थापना के लिए, क्योंकि ये जो ध्वज है भगवान श्री राम का, त्रेता में यही ध्वज प्रयुक्त होता था। फिर समय के दीर्घ प्रवाह में सनातन की परंपरा से, हमारी स्मृतियों से ये ध्वज और ध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष दोनों विलुप्त हो गए। तो इन सारी चीज़ों को रिस्टोर करना था जिसे हमें, तो रिस्टोर करने में जितने तरह की चुनौतियाँ आई, चैलेंजेस आई, उन सबको पार करना था। तो रिसर्च होती चली गई। तो हमारी सनातन की परंपरा में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो ध्वजों का प्रारूप
उल्लिखित है, मत्स्य पुराण में भी उल्लिखित है। तो जो ध्वज बनाए जाते हैं ये कल्पना से नहीं है, ये शास्त्रीय प्रमाणों की रोशनी पे बनाए जाते हैं। तो उस शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार अयोध्या का ध्वज बनाया गया होगा, तो हमें उस आधार को, उस प्रमाण को भी प्रयुक्त करना था। साथ ही साथ जो ध्वज बना उसमें आपने कहा कोविदार वृक्ष, एक कोविदार वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, बहुत विशिष्ट स्पेशल वृक्ष है। इसे कश्यप ऋषि ने बनाया है। और कश्यप ऋषि ने कैसे बनाया? उन्होंने 2 वृक्ष लिए, 2 प्लांट्स लिए, एक पारिजात और दूसरा मंदार। तो मंदार के सार को, एसेंस को उन्होंने कहा है कि मैं मंदार का सार पारिजात में मिलाकर एक नए वृक्ष का निर्माण कर रहा हूँ। तो हम कहें आज की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि वो वर्ल्ड का पहला एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिडाइजेशन का। कोविदार वृक्ष एक हाइब्रिड प्लांट है, विज्ञान का प्रयोग करके इस वृक्ष का निर्माण किया गया है। और ये नया वृक्ष था, तो इसकी बड़ी सुंदर कहानी उन्होंने बताई है पुराणिक लिटरेचर में, हरिवंश पुराण में। वो कहते हैं नया वृक्ष हुआ तो इस नए वृक्ष को सबसे पहले किन लोगों ने उगाया? तो यही जहाँ हम बैठे हुए हैं, यही गंगा और यमुना के किनारे के रहने वाले लोगों ने इस वृक्ष को उगाना शुरू किया, यहाँ से लेकर के बनारस तक का। तो ये जो हिस्सा है इसमें विष्णुपदी गंगा के, जो गंगा बहती है उसे विष्णुपदी गंगा कहते हैं। तो विष्णुपदी गंगा के किनारे रहने वाले लोगों ने इसे उगाना शुरू किया। नाम कोई था ही नहीं क्योंकि नया वृक्ष था। तो लोग कहने लगे ये वृक्ष कौन सा है, वृक्ष कौन सा है। संस्कृत में हम कहेंगे को अपि अयम दारु, दारु मतलब वृक्ष, लकड़ी। एक नई लकड़ी क्या है, नया वृक्ष क्या है। तो यही जो है 4-5 शब्द समय के साथ में लिंग्विस्टिकली वी नो कि ये एक साथ जब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इनका संक्षिप्तीकरण हो जाता है, तब फिर बन गया कोविदार। तो कौन सा वृक्ष है, इस एक स्थिति थी बिना नाम की स्थिति ने ही एक नाम प्रदान कर दिया। तो आप गौर बताओ, ये हमारे संस्कृत में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब हमारे ऋषियों ने ब्रह्म की कल्पना की तो ये इस सृष्टि को चलाने वाली वो महाशक्ति कौन है, वो परमेश्वर कौन है। तो जो कौन का प्रश्न है, कौन, वही उसका नाम हो गया। तो ब्रह्म का नाम भी हम लोगों ने सांकेतिक नाम हमारी संस्कृत में रखा गया का मीन्स क्वेश्चन। तो जो क्वेरी है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उसका भी नाम कुछ नहीं है, वो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह ही उसका नाम है। तो फिर एक इटालियन ऑथर ने एक किताब भी लिखी है व्हाट इज का। तो ये हमारी संस्कृत की खूबसूरती है जो शायद अभी इस समय हमारे परिवेश से विलुप्त हो गई है। किन इन सब चीज़ों का रिस्टोरेशन हुआ तो कोविदार इस तरह से हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कोविदार की जर्नी में, जब अयोध्या ने इसे अपनाया अपने ध्वज के रूप में, तब हमें वाल्मीकि रामायण के 2 सर्गों में, सर्ग 84 और सर्ग 96 में कोविदार युक्त ध्वज की पूरा कथानक हमें मिलता है। लेकिन कालिदास जी का भी रेफरेंस करना, का उद्धरण करना बहुत आवश्यक है। कालिदास जो है कोविदार वृक्ष की सुंदरता से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उसके फूलों का वर्णन किया है। कोविदार का जो नाम है उसको उन्होंने दूसरी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा प्रेमी हृदय नहीं होगा जो कोविदार वृक्ष के पुष्प देखकर, जिसमें अपने प्रेमी के प्रति उसका हृदय पिघल ना जाए, हार्ट मेल्ट ना हो जाए। जिसने कोविदार के पुष्पों को देख लिया है उसे तुरंत अपने प्रेमी या प्रेमिका की स्मृति, उसकी याद आ जाएगी। इतना सुंदर ये पुष्प था। ध्वजारोहण हुआ है जी, इसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं। क्या ये एक धार्मिक आयोजन था या फिर आप इसे देखते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के तौर पर? देखिए, ध्वजा जो है मंदिर के शिखर के भी ऊपर स्थापित होती है। तो एक पूर्णता का प्रतीक है कि जो लक्ष्य हमने लिया था मंदिर निर्माण का, वो लक्ष्य पूर्ण हो गया है। अब ये किन चीज़ों का प्रतीक है? तो मंदिर हमेशा से भारतीय संस्कृति में न केवल आस्था के प्रतीक रहे हैं, बल्कि मंदिरों के साथ में उनकी इकोनॉमी भी जुड़ी रही है। तो सातवाहन राजा हुए भारत में जो कि रोमन एम्पायर के साथ में व्यापार करते थे। तो उन्होंने इस बात को समझा और जो, यदि आप कभी जाएं महाराष्ट्र, तो जो रोमन एम्पायर का जो ट्रेड रूट है उसमें जगह जगह पर उन्होंने ऐसे धार्मिक गुफा मंदिर बनाए। वो पूरा जो रास्ता उसमें कई सारे मंदिर हैं और उन जगहों पर उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जैसे स्थानीय उद्योग होते हैं, तेल का उद्योग, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, साथ में कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई। तो इसका एक
आर्थिक आयाम है सारे मंदिरों का। वहाँ पर इतने सारे दर्शनार्थी आते हैं, वो अपने साथ में पैसे लेके आते हैं, खर्च करते हैं। तो और साथ साथ में जो हमारी लोकल कलाकृतियाँ हैं उनका मार्केट है, श्रद्धा तो है ही है। इंडोलॉजी की अगर बात करें तो उसके हिसाब से राम मंदिर, प्राचीन मंदिर जो है, वो किस तरीके से निरंतरता का प्रतीक बन गए हैं? देखिए, अभी जो हमारी ऐतिहासिक जितनी भी समस्याएं थी, जितना हमारा संघर्ष था, सारे संघर्ष से हम निकल चुके हैं। लेकिन जो नैरेटिव है वो अभी वही है, कॉलोनियल नैरेटिव है, और उसके पहले का जो आक्रमणकारियों का नैरेटिव है वही है। मार्क्स ने भारत का इतिहास लिखा, लेकिन केवल हमलावरों का इतिहास लिखा। तो आप मार्क्स पर भी ये सवाल उठाएंगे, हमलावरों का इतिहास जिस व्यक्ति, जर्मनी में बैठे हुए व्यक्ति ने क्यों लिखा? तो आज इन चीज़ों को, इतिहास के नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है, ताकि हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण हो। और इस सुनहरे भविष्य का निर्माण श्री राम मंदिर की संपूर्णता के साथ इसका एक नए युग का सूत्रपात होता है। इसमें हम भारत का जो वास्तविक स्वरूप है, जो भारत की विरासत है, उस विरासत में धर्म भी है, आस्था भी है, किंतु उसके साथ में हमारा वैज्ञानिक और सामाजिक जो विकास हुए हैं भारत में, जो नई चीज़ों का सूत्रपात हुआ है। मैं आपको बताऊं कि भारत के विचार ने यूरोप को इनलाइटनमेंट दिया हुआ है। वोल्टेयर का नाम आता है। कहते हैं कि इंडिया में कोई वोल्टेयर नहीं हुआ, लेकिन वोल्टेयर ने भारतीय ग्रंथों का सहारा लेकर भारत की इतनी प्रशंसा की। वोल्टेयर ने, भारत के थॉट ने, भारतीय फिलॉसफी ने वोल्टेयर पैदा किया यूरोप में। यदि आप कभी नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री देखें तो हाफ डजन नोबेल प्राइजेस मिले हैं इंडियन फिलॉसफी पर काम करने वाले लेखकों को, उनके ग्रंथों को। लिटरेचर का जो मिला है, पीस का तो हम नहीं बात कर रहे हैं, लिटरेचर पर जो नोबेल प्राइजेस हुए हैं 1870 के बाद से लेकर के और 1940 के बीच में आधा दर्जन नोबेल प्राइज़ भारतीय विषयों पर मिले हुए हैं। लेकिन हमारे किताबों में वो बात नहीं है। एक बात आती है कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम की। कहा जाता है कि भारत से ये ज्ञान गया हुआ। इस बात को कहने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नहीं था। इस बात को कहने वाले कौन थे? वोल्टेयर। वोल्टेयर ने जब यूरोपियन हिस्ट्री की स्टडी की, वोल्टेयर ने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने भारत में आकर सीखी। इसके बाद यूरोप में अमेरिका में, जो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ जॉन एडम्स ने भी इस बात को कहा कि जो ग्रीस ने पाइथागोरस थ्योरम भारत आकर के सीखी। तो ये कहने वाले लोग यूरोपियंस थे। आज इनको हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है और हिंदू हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए कुछ लोग कहते हैं। वो इतिहास से परिचित नहीं है कि भारत का, यहाँ तक कि जो यूरोप में वेजिटेरियन फूड की कल्चर चली है, वो 1700 में, 17th सेंचुरी में वो वहाँ का जो एक स्कॉलर था, भारत में आया, भारत में पोस्टेड था ब्रिटिश कंपनी में। यहाँ से उसने शाकाहार, वेजिटेरियन फूड के बारे में उसका महत्व उसने समझा और फिर यूरोप में जाकर के वेजिटेरियन फूड का जो वेज मूवमेंट है, जिसे महात्मा गांधी वहाँ जाकर वेजिटेरियन हुए, और वेजिटेरियन मूवमेंट वो यूरोप का नहीं था, उसका सोर्स भारत में था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। यूरोप को जो भारत का योगदान है उस पर चर्चा नहीं हुई। इंडोलॉजी इस बात को सामने रखती है कि यूरोप मॉडर्न बना तो उसके मॉडर्न बनने का जो है उसका सोर्स हम थे। हम अपने विचारों की ताकत को भूल गए हैं, इसलिए हम थोड़े पिछड़े हो गए। यहाँ तक कि क्लोजिंग में कहूँ, यूरोप में एक ब्राह्मीण मूवमेंट चला। यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, टी.एस. इलियट है और दूसरे बड़े बड़े ऑथर्स हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र जो है उसे पढ़ी और उसके आधार पर एक मूवमेंट चला वहाँ पर। जो बड़े उद्योगपति थे, जो यूरोप से अमेरिका जाके बस गए थे, फोर्ड है और दूसरे ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपने आप को इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से अपने आप को रिनोवेट किया और ख़ुद को ब्राह्मण कहा। दे वर नॉट द ब्राह्मण्स, वो भारत कभी नहीं आए, पर हमारी फिलॉसफी को रिस्पेक्ट दिया। उसके आधार पर अमेरिका को महान बनाने की जो ट्रम्प आज बात कर रहे हैं, उसके मूल में भारत का विचार है। इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर किया और आज भी जो फोर्ड है वो फैमिली अपने आप को उस ट्रेडिशन से जोड़ती है। तो हमें जो हमारे जो अमेरिकन्स हैं और उन्होंने जो संस्थाएं बनाई हैं, उन पर कई बार हम लोग भी आरोप लगाते हैं कि वो भारत विरोधी। नहीं, हमें याद कराना है उन्हें कि तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई। हाउ अमेरिका बिकेम ग्रेट, देयर इज एन इंडिया, एंशिएंट इंडियन थॉट अंडर द फाउंडेशन। अभी जो हम दौर देख रहे हैं उसमें नए मंदिर बन रहे हैं, पुराने जो मंदिर हैं उनका रिवाइवल हो रहा है। तो क्या ये टेम्पल रिवाइवल का
दौर है? टेम्पल इसलिए मंदिर बन रहे हैं कि ये मंदिर पहले कभी तोड़े गए थे और उन तोड़े हुए मंदिरों को जो हमारी जो विरासत है उस पर हमला किया गया, तो हम अपनी विरासत को रिस्टोर कर रहे हैं। हमारे स्वाभिमान की नई उत्पत्ति हो रही है, हमारा स्वाभिमान जग रहा है। साथ ही साथ जो भारत में जो मंदिर बने उनमें जो तकनीक थी, यदि आप कभी महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ पर गुफा मंदिर है। देखिए, मंदिर किसी भी भवन का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है, पर महाराष्ट्र में सातवाहन राजाओं के समय से शुरू हुई ये बात और फिर आगे बढ़ी, तो उन्होंने ऊपर से चट्टाने काट काट कर ऐसा जादुई मेस्मराइजिंग उन्होंने मंदिर बना दिए जो पूरे विश्व में और कहीं इसकी विरासत न हुई। हमारे कारीगरों ने पत्थरों को प्लास्टिक की तरह से, प्लास्टिक मोल्ड की तरह से यूज़ किया और ऐसा कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो वो टेक्नोलॉजी हमसे मिस हो गई है, उस टेक्नोलॉजी को हम कंस्ट्रक्ट करें और दोबारा उस तरह के स्ट्रक्चर बनाएं। कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ मंदिर ऐसे हैं उत्तराखंड में और कुछ गुजरात में जहाँ पर आप प्रवेश करेंगे तो टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री तक कम होता है मंदिर के भीतर। अर्थक्वेक्स आते हैं तो उन्होंने जो नक्काशी है उसमें इंटरलॉकिंग की तकनीक खोज निकाली, पत्थरों को पत्थर से लॉक कर दिया। तो कितने भी हैवी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तो मंदिर उससे सुरक्षित रह जाते हैं। एक मंदिर है, आप जानते हैं, लेपाक्षी का मंदिर आंध्र प्रदेश में, जिसके पिलर्स हैं वो ज़मीन को, भूमि को छू नहीं रहे। तो कैसे बनाए होंगे, उसमें कोई मैग्नेट नहीं लगा है, पर वो जो पिलर है, पिलर ज़मीन पर छू नहीं रहा, उस पर आधारित नहीं है। तो ये सब जादू हुआ है मंदिर। हाँ, मंदिर हवा में लटका हुआ है। तो इन चीज़ों को दोबारा से अध्ययन करके फिर इस तकनीक को स्थापित करने आवश्यक है। और मैं आपको बताऊं कि मंदिरों में पहले एक वज्र घट, एक जो सीमेंट होती है हमारी, तो उसका एक वज्र जैसा प्रारूप जो है एक उत्पादन भारत में प्रोड्यूस किया गया। वज्र जैसे मजबूत सीमेंट का आज की लैंग्वेज में हम लोगों ने विकास किया और उसे बार बार यूज़ किया। इसी वजह से देखिए, आप कई बार बाढ़ आती है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मंदिर नहीं टूटता और घर टूट जाते हैं। यही सवाल करने वाली थी कि आज, जैसे आज का जो दौर माना जाता है AI का माना जाता है और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो आज हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स के पास था कि उन्होंने इतने शक्तिशाली, इतने प्रचंड मंदिर बनवाए जो कहीं से भी, किसी भी तरीके से कोई भी आपदा उन्हें हिला नहीं पाई? तो तकनीक, भव्यता और आर्थिक विकास, इन तीनों चीज़ों का समन्वय मंदिरों के निर्माण में होता है। इसलिए हमारे जितने भी राजा छोटे बड़े रहे वो दान दे करके मंदिरों को बनाते रहे हैं। तकनीक हमारे पास थी, वो तकनीक हमारी लुप्त हो गई है, लेकिन ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है। आज उन सब चीज़ों को रिनोवेट किया सकता है। आपको एक बताऊं, मंदिर जो है हमारे, देखिए चूना, उनमें चूने का प्रयोग होता है। चूने के प्रयोग का फ़ायदा क्या है कि जो इस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इतने बड़े बड़े टावर्स से खुल गए हैं, कॉलोनीज़ बन गई हैं, तो इन टावर्स की लाइफ बहुत कम है क्योंकि ये प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन सारी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन चूना जो होता है, जब चूने की लेयर लगाई जाती है तो इनको सोख लेता है। अच्छा। और इन्वायरमेंट को ग्रीन करता है। तो हमारे मंदिरों में जिस चीज़ का प्रयोग, उसी चीज़ का प्रयोग किया गया जो आयु बढ़ाती है, जो आयुवर्धक है, जो स्ट्रक्चर की आयु बढ़ाती है, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करती है। तो हमें वो जो तकनीक थी पर्यावरण को समृद्ध करने वाली तकनीक, उसको नए मॉडर्न तरीके में हमारे इंस्टीट्यूशंस यदि रिनोवेट करेंगे तो भारत जो है इसको वर्ल्ड लेवल पर लीड करेगा। मंदिरों का जो पुनरुद्धार हो रहा है, जिस तरीके से उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं और पुराने मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सामाजिक तौर पर, अर्थव्यवस्था के तौर पर और एक सांस्कृतिक पहचान पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? मंदिर समाज के सभी अंगों को कुछ न कुछ आर्थिक लाभ प्रदान करता है। तो पूरा समाज एक सूत्र में और श्रद्धा के गुंफन में आकर जुड़ जाता है। तो एक सामाजिक एकता स्थापित होती है मंदिरों में और साथ ही साथ टूरिज़्म बढ़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब वहाँ पर लोग आते हैं तो अपनी विरासत से भी अपने आप को जोड़ते हैं। तो इसलिए भविष्य का सूत्रपात होता है। मुझे याद है कि जो इसरो के पहले भूतपूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने एक सुझाव दिया हुआ था, डॉक्टर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले थे कि मंदिरों में लाइब्रेरीज़ बनाई जाएं
लाइब्रेरीज़ बनाई जाएं और वहाँ पर कोचिंग शुरू की जाए। तो पहले सभी मंदिरों में हमारे ग्रंथों का पुस्तकालय हुआ करता था, तो उसको मॉडर्न कर दिया जाए। उसमें न केवल सांस्कृतिक ग्रंथों बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो सब मंदिरों से जुड़ जाएंगे और फिर आगे चल कर के वो जिनकी जड़ें संस्कृति में हैं, एक ऐसी नई जनरेशन उत्पन्न होगी भारत में। तो भारत को फिर किसी राष्ट्रवाद या हिंदुत्व इन तरह के लेबलों की ज़रूरत नहीं होगी। हर व्यक्ति अपने आप इसी संस्कृति में रंगा होगा और उससे संस्कृति और भारत सनातन का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो आगे बढ़ेगा। आपने अभी युवाओं की बात करी। युवा जो आप बोल रहे हैं कि एक नई लाइब्रेरी खुलनी चाहिए जिस तरीके से युवा कनेक्ट कर पाए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आज का युवा मंदिर, जिस तरीके से राम मंदिर का आपने भी देखा ध्वजारोहण जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो क्या ये युवाओं को जोड़ेगा मंदिर से? क्योंकि आजकल जो जेनजी जो एक टर्म निकल कर आया है, जो आजकल के युवा हैं वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी, AI इन पर शिफ्ट हो गए। मंदिरों को शायद वो इतनी प्राथमिकता, जेनजीज उनको मंदिरों तक ले जाने का, क्या ये बहुत हद तक प्रभाव डालेगा उन पर भी? नहीं, यदि आप सोशल मीडिया को देखें तो ये जेनजी मंदिरों को एक्सप्लोर कर रही है। अच्छा। जो 18 ईयर्स से 35 ईयर्स का जो हमारा युवा है वो उन टेक्नोलॉजीज़ को समझना चाहता है। आप देखें कितने सारे वीडियो और उनकी सब्सक्रिप्शन कितनी ज़्यादा है जो हमारी एंशिएंट तकनीक पर आधारित हैं। उसके साथ साथ में जो यदि हमने हेल्थ कॉन्शसनेस को भी जोड़ दें तो हमारा जो युवा है वो वापस से मिलेट्स आजकल आ गए हैं। तो मिलेट्स को क्यों एक्सप्लोर किया जा रहा है? क्योंकि हमारी संस्कृति में उसी अन्न को लिया गया और जो हवन होते हैं उनमें वही अन्न लिए गए जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए फ्रेंडली हैं, है ना। हम हवन करते हैं तो जौ से हवन करते हैं। देखिए जौ जो शरीर में विकार हैं, डायबिटीज़ है और शुगर है, इन चीज़ों से हमें बचा रहा है। तो जो हमारे खाने के अन्न हैं उनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? जो हमारे मंदिर हैं उसमें हवन जो क्रिया होती है, हवन से पर्यावरण का प्रदूषण समाप्त होता है, तो वो उसको भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो जैन जी तो अपने हिसाब से, उदाहरण के तौर पर आपके सामने नेपाल की जैन जी का उदाहरण है। नेपाल की जैन जी ने भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ फेंका, तो उसके लिए आत्मबल कहाँ से पैदा हुआ? उन्होंने भारत की तरफ देखा, भारतीय संस्कृत के खिलाफ नेपाल की जैन जी नहीं गई है और उनसे उत्साहित होकर के अभी आप देखेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जैन जी यही काम कर रही है। यहाँ तक कि अब अफ्रीका की बात आई है तो आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ मैं कि जो इजिप्ट के पिरामिड हैं, इजिप्ट के पिरामिडों में जो ममी है उस एक 13th सेंचुरी BC की जो ममी है उसकी नाक में, तुफनहावर या उनकी लेडी थी, उसकी नाक में लौंग, भारत की लौंग का एक टुकड़ा पाया गया है। और जो ममीज़ को सुरक्षित रखा गया उसमें देवदार वृक्ष से निकलने वाला तेल प्रयुक्त हुआ है। तो 1300 BC, आज से 3300 साल पहले जो भारत में जो इनका वैज्ञानिक पद्धति से निर्माण होता था वो तकनीक इजिप्ट तक जा चुकी थी, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जैन जी उन्हीं बातों को देख रहा है जिससे भविष्य की नई जनरेशन का निर्माण होता है। तो जैन जी से हमें कोई खतरा नहीं, हमारी जैन जी आगे बढ़कर के बड़ी होनहार निकलेगी। तो आज का युवा आगे बढ़कर हमारा और नाम रोशन करेगा और कहीं बिल्कुल ना कहीं नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो है। नॉलेज के पीछे है। हाँ। और उसे ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों को पॉलिटिकली जिनका महत्व है, जिन पर ज़्यादा चर्चा होती है, या जो हमारे उद्योगपति हैं तो उनके $1 बिलियन की जो पावर है वो बिलियन के पीछे भी नहीं जा रहा है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और सवाल पूछना चाह रहा है, वो जिज्ञासा। तो भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो इस बात को प्रोत्साहित करती, प्रमोट करती है कि क्वेश्चंस पूछे जाएं। इसलिए मैंने आपको कहा क्वेश्चन, जो ब्रह्म का क्वेश्चन है वही हमारा का बन गया, है ना। तो सवाल का, विवादों का हमारी संस्कृति में हमें सिखाया है। वादे वादे जायते तत्वबोधम, जितने डिबेट्स होंगी उतनी ज़्यादा जो है ज्ञान का निर्माण होगा। तो ये हमारा खुला समाज है, इसे हमें अपने बच्चों को, जैन जी को समझाना है और उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आने वाले 100-200 साल, पिछले सालों की तो हमने बात कर ली, जो पूरा पास्ट रहा है भारतीय संस्कृति का, मंदिरों का, आने वाले 100-200 साल में इस तरीके से राम मंदिर बने, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त पर? देखिए, मंदिरों की जो तकनीक है वो
AI के साथ मिलकर के और बहुत व्यापक पैमाने पर जो कंस्ट्रक्शन है उसको प्रभावित करेगी और ये हमारा जेनजी है इस बात को आगे बढ़ाएगा। उससे क्या होगा कि जो अभी हम लोगों ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर के जिस तरह की कॉलोनीज बना रहे हैं, ये पूरी कंस्ट्रक्शन की जो इंजीनियरिंग है पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आने वाले 20 से 25 वर्षों के बीच में। और मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को चाहता हूँ। महिंद्रा एक इंस्टीट्यूशन को उसने हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया हुआ है। उनका कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ में, लेकिन जो तकनीक भारत की है, तो वहाँ पर काम चल रहा है। जो पुल हैं जिन पर ट्रेन जाती है उन पर भी जो हमारी मंदिरों की जो निकली तकनीक है उस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक शुरुआत इसकी एक हल्के स्तर पर हो चुकी है और ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म होकर आएगी। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। इसके साथ ही जो ऐसी जो है मंदिर ऐसे बनेंगे या कि कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा जो ब्रीथ करते हैं, जो ऑक्सीजन जो जीवन हवा से जीवन प्राण दे रहे हैं, तो प्राण शक्ति से संयुक्त मंदिरों का निर्माण होगा। और ये जो हमारा जीवेम शतम शरदम जो 100 वर्ष के जीने का जो हमारी संस्कृति ने हमें टारगेट दिया है, तो भारत की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी। जो आज की बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, हृदय से रोग से लेकर के कैंसर तक, इन सब की संख्याओं में कमी आएगी। तो हमारे स्वास्थ्य का खर्चा बचेगा आने वाले समय में और लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। और भारत की जो समृद्धि है, जो हम 1857 के पहले तक वर्ल्ड का 25% GDP में प्रोड्यूस कर रहे थे, वो स्थिति आपको कुछ समय बाद देखने मिलेगी। ध्वजारोहण की अगर हम बात करें तो वक्त के साथ ध्वजारोहण कितना बदला साल दर साल? जैसे बहुत सालों पहले सदियों पहले की बात करें तो क्या अलग प्रोसीजर था, आज अलग तरीके से ध्वजारोहण हुआ? देखिए, ध्वजाओं के बारे में मैंने आपको कहा है कि 2 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं हमारे पास मुख्यतः, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया विश्वकर्मा वास्तु। इन तीनों ग्रंथों में ध्वजों के निर्माण की, उनके आरोहण की, और फिर यदि ध्वजों में कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई समस्या आती है, तो फिर उसको दोबारा पुनरारोहित करने की विधि लिखी गई है। उस विधि का ही अनुपालन आपको अयोध्या के राम मंदिर में दिखेगा। जो ध्वज बनाया गया है इसमें ये माना गया है कि 2 से 3 वर्ष के भीतर हमें नए फैब्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये परंपरा भारत प्रवाहमान है, गतिमान है। ऐसा नहीं है कि यदि ध्वज खराब हो जाए तो एक धार्मिक एक बार उसका संस्कार हो गया तो फिर वो वही ध्वज लगातार बनता रहेगा। इसका एक पूरा विधान है, उस विधान को फॉलो किया जा रहा है। और जो डायमेंशन है वो डायमेंशन निर्धारित किए गए हैं। तो जो चीज़ें सनातनी तौर पर निर्धारित की गई हैं उनमें परिवर्तन नहीं होगा। जो अनुपात है वो अनुपात वही रहेगा, लेकिन जो क्लॉथ की फैब्रिक है उस फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए उसको बदला जा सकता है। बहुत से स्कॉलर्स हैं जो इंडिया आए, भारत आए, अलग अलग रीजन से आए, अलग अलग धर्म से, और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गए, यहाँ से बहुत कुछ ले कर गए। जी, तो देखिए, मैंने आपको कुछ संक्षेप में बताया कि यूरोप को भारत ने कैसे प्रभावित किया। मैं एक बात, और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है इस बात को कहते हुए कि भारत और अरब के जो प्राचीन संबंध हैं, इस संबंध को सामने लाने की आवश्यकता है। तो देखिए, अरब में इस्लाम मजहब की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो हज़रत पैगंबर साहब थे उन्होंने भारत को हमेशा अच्छी ऊंची नज़र से देखा। और उनका जो फिजिशियन था, वैद्य या डॉक्टर आप कहेंगे, वो फिजिशियन भारत आया। उसने प्रारंभिक शिक्षा पर्सिया में ली, ईरान में, और फिर जब उसको लगा कि मुझे और ज्ञान की ज़रूरत है, वो आयुर्वेदिक ज्ञान की, तो फिर वो भारत आया, यहाँ रहा, यहाँ से आयुर्वेद सीख कर गया। और जब वो गया तो उसने हज़रत पैगंबर साहब की जो पत्नी थी आयशा, उसका इलाज किया। और ये भारत के आयुर्वेदिक ज्ञान से, और ये चीज़ आप सऊदी अरेबिया में इंडियन कंट्रीब्यूशन टू अरेबिक कल्चर जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये सारी कहानियाँ सामने आ जाती हैं। दुखद ये है कि जो भारत का जो हमारा शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे
जहाँ पर इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती हैं, जो उनके स्कूल हैं या जो दूसरे स्कूल हैं, इन जगह पर ये इतिहास का जो ये योगदान है हमारा, उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि जब इस्लामिक संस्कृति की स्थापना हो गई और उसका विकास, जब हम लोग साम्राज्य बनाने लगे, बड़े बड़े साम्राज्य, तो खलीफा जो अरब का गोल्डन पीरियड कहलाता है, वो गोल्डन पीरियड है। 2 खलीफा हुए बगदाद में, खलीफा हारून अल मंसूर और खलीफा अल मामून। तो उन्होंने भारत से हमारे संस्कृत ग्रंथों को और हमारे एक्सपर्ट्स को बुलाया और जो हमारा नॉलेज था, कलेक्टिव नॉलेज, उसको अरेबिक लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन कराया। तो गणित है, शून्य की जो कहानी है भारत से अरब होते हुए यूरोप पहुंची है, सिफर, शून्य ही सिफर बना हुआ है, वही ज़ीरो हुआ है। तो शून्य, न केवल शून्य बल्कि एक भी भारत से गया है। तो हमारे ज्ञान को उन्होंने अपनाया, ट्रांसलेशन कराया और पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में सब कुछ ये लिखी है बात। यदि आप कभी अरेबिक टाइम्स और उनके जो न्यूज़पेपर्स को आप देखें, सर्च करें, उनमें ये बातें हैं। तो जो बातें सऊदी अरेबिया में या कि दुबई में, मिडिल ईस्ट में बताई जा सकती हैं, उन बातों को हम भारत में हमें बताना चाहिए। किस बात का हम इंतज़ार कर रहे हैं? इसलिए क्या होता है, देखिए एक दूसरी बात है जियोपॉलिटिक्स की। पाकिस्तानी चाहे वो कितना भी कट्टर बने, यदि वो अरब जाते हैं तो अब तो महामंदिर भी बन गया है, तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जो भारतीय को मिलता है, क्योंकि भारत के जो कंट्रीब्यूशन है उससे वो परिचित हैं, इसलिए वो रिस्पेक्टफुली देखते हैं। एक छोटा सा वीडियो रील आई थी कुछ दिन पहले, वो कहते हैं कि शिकायत करता है पाकिस्तानी मुस्लिम कि भारत के जो लोग जाते हैं, कोई भी हो, उनको सादिक कहते हैं। सादिक मतलब बेस्ट फ्रेंड, और जो वो हैं उनको एक दूसरा शब्द है अरबी का, मैं भूल रहा हूँ, उसे वो कहते हैं। वो कहता है कि पाकिस्तानियों को सादिक नहीं कहा जाता, भारत को सादिक कहते हैं। तो ये हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो रिच कल्चर है वो हम सबको देखने की ज़रूरत है, उससे हम सीख भी रहे हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया हमारे कल्चर को देख रही है। जिस तरीके से आज ध्वजारोहण हुआ, जिस तरीके से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उस वक्त भी जब अनुष्ठान हुआ था, जब राम मंदिर बना था और नई एक बात और जोड़ना चाहूँगा। पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने ये स्टडी की कि कुरान में कुछ भारतीय वनस्पतियों का उल्लेख है, और पाकिस्तानी स्कॉलर ने इसको एक पूरी लिस्ट बना करके पब्लिश की। वो लिस्ट मुझे 2-3 साल पहले अरब के एक न्यूज़पेपर्स में उस पूरा एक आर्टिकल इस पर लिखा गया है। तो ये जो धर्म और मजहब का भेद है, ये मजहब का भेद और जो सांप्रदायिकता है भारत में उठ खड़ी हुई है अज्ञानता की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस की कमी से, ये पूरी की पूरी सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति में है और हम अनअवेयर होते हैं। तो इन्हीं चर्चाओं पर, इन्हीं विषयों पर, इन्हीं क्वेश्चंस पर हमारे साथ बात करने के लिए ललित जी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। ऐसी ही जानकारी, ऐसी इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।